नमस्कार, जय जोहार, संगवारी हो। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है और लगातार बीजेपी के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नक्सलगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह कि आखिर चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, बस्तर पर ही इनका फोकस क्यों है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस से दीपक बैज काबिज हैं और अब इस एक सीट पर बीजेपी पुरजोर जोर लगा रही है जीत हासिल करने के लिए। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव के जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई और ये रैली की शुरुआत भी उन्होंने बस्तर यानी कि नक्सलगढ़ से की है और यहां पर आदिवासियों को साधने का भरकस प्रयास पीएम की ओर से किया गया है। तो अब जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली आखिर बस्तर से क्यों शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने संबोधन में क्या कुछ कहा और क्या मैसेज आदिवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। मयंक इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मयंक, किस तरह का ये चुनावी रैली आज हम देख पा रहे थे, बस्तर में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी और आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कमान संभाल लिया है। आगाज हो चुका है बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव का। अब बारी ये है जानने की कि आखिर बस्तर से ही शुरुआत क्यों की गई। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि बस्तर जो क्षेत्र है उसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और जिस तरह से 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी उस दरमियान भी बस्तर का जो किला था, बस्तर में जो उस किले को भेदने में जो बीजेपी नाकाम रही थी और वहां पर बस्तर से दीपक बैज उस सीट पर जीत कर आए थे और इसका उनको इनाम भी मिला। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रमोट किया और यही वजह है कि बीजेपी ने लगातार मेहनत की। विधानसभा चुनाव के दरमियान भी बीजेपी ने लगातार उस क्षेत्र पर मेहनत की थी और यही वजह रही कि बीजेपी को उस क्षेत्र में कुछ सफलता भी मिली और इस सफलता से ही बीजेपी ने आगे की रणनीति बनाई कि बस्तर का किला भेदना है और बस्तर से ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी बस्तर से ताल्लुकात रखते हैं और बीजेपी ने भी प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया किरण सिंहदेव को, वो भी बस्तर से ही बनाया है। और अभी जो चुनावी रैली की आप बात कर रहे थे वो भी बस्तर में आज पीएम मोदी ने जमकर हुंकार भरी है। उन्होंने अपने तरीके से जो बात रखी है, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीते दिनों बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है, उन्होंने राजनांदगांव में एक बयान दिया था कि जो ऐसा अगवा नेता चाहिए, भूपेश बघेल को अगवा नेता बता दिया था और मोदी के सामने लाठी लेके खड़े होने वाला नेता बता दिया था। लाठी से सिर फोड़ने तक की बात उन्होंने कह दी थी। उसे लेकर पीएम मोदी ने आज जमकर हमला बोला और उन्होंने कह दिया कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं है, मोदी गरीब का बेटा है और वो गरीबों के लिए काम करना जानता है और जो लाठी से सिर फोड़ने की बात करते हैं ऐसे लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। यानी उस तरह से इमोशनल टच करते हुए उन्होंने बस्तर में लोगों को साधने का भरसक प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने न केवल कांग्रेस पर हमला बोला है बल्कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हो या फिर आयुष्मान योजना की जैसी योजनाओं की बात हो या फिर नक्सलगढ़ में पिछले 10 सालों में हुए जो विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बात कही है कि सेंट्रल पे जो सरकार रही, केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने रोकने का काम किया है, ऐसी तमाम चीजों को लेकर उन्होंने रोड मैप बनाया है और ये विकसित भारत का जो उन्होंने लगातार संकल्पों की बात करते दिखते हैं तमाम रैलियों पर, तो उन्होंने आज ये बात भी उन्होंने कही है। और इसके अलावा ईडी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर रहती है, तो उन्होंने कहा कि जो महादेव ऐप के मामले को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि ऐसे जो गरीबों के पैसे को, युवाओं को जो गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं, उन्हें किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी मोदी ने जो है अपने भाषण में न केवल लोगों को साधने का काम किया बल्कि कांग्रेस को भी सीधे तौर पर टारगेट पर लेते नजर आए हैं। पूजा, बिल्कुल, और ईडी की बात आपने कर ही दी है तो बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जो आदिवासी बाहुल इलाका है और यहाँ के आदिवासी, और ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है। ऐसे में जब साल 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो महादेव ऐप का मामला वहां के बस्तर आदिवासी के हर किसी के जुबान पे था और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी चिंगारी को यहां पर बढ़ावा दिया और अपने बयान से न केवल आदिवासियों को साधने की कोशिश की बल्कि लगातार कांग्रेस
पर वो हमलावर भी नजर आए। चाहे बात महंत की बयान की हो, जिसने इन दिनों छत्तीसगढ़ का सियासी पारा काफी हाई करके रखा है, तो वहीं अब मोदी के इस रैली को लेकर कांग्रेस नेताओं के भी बयानबाजी आने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगातार सवालों पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट आखिर केंद्र सरकार के अधीन क्यों है। इसके अलावा उन्होंने वन अधिनियम 2006 को लेकर भी बात की और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले या अब आगामी लोकसभा चुनाव में जो एक और बहुत बड़ा अहम मुद्दा छत्तीसगढ़ में है, वो है हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई को लेकर लगातार जो आदिवासी हैं वो आंदोलनरत हैं और लंबे समय से उनकी ये आंदोलन जो है वो चलती आ रही है। हालांकि अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक की बात या कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आया है, लेकिन एक बार फिर से हसदेव अरण्य का जो मामला है बहुत बड़ा मुद्दा बनता यहां पर नजर आ रहा है। और इस बीच जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगातार सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने भी नगरनार स्टील प्लांट का मुद्दा उठाया, वन अधिनियम संरक्षण की बात उन्होंने की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिर क्यों आदिवासियों को महुआ और 5 लीटर शराब रखने का जो है हक नहीं है। तो ये जो सवाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार उठ रहे हैं और कांग्रेस लगातार अपने सवालों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर आक्रामक होती नजर आ रही है। लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं, ये जो तमाम मुद्दे यहाँ पर है, जिस तरह से कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सवालों की झड़ियां लगा रही है, नगरनार स्टील प्लांट की बात हो, आरक्षण की बात हो, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार होने की बात भी दीपक बैज ने कही है, तो ये लगातार आदिवासियों के मुद्दों को जरिया बनाकर कांग्रेस टारगेट कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है मयंक कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं बस्तर आदिवासी बाहुल इलाका है और आदिवासियों को साधना दोनों ही पार्टी के लिए बहुत प्रमुखता से हम देख पाए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात मैं यहाँ पर बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली को संबोधित कर रहे थे, उससे पहले जब विष्णुदेव साय ने कहा तो उन्होंने भी लोगों के जहन में यह बात जरूर डाली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया है। आपके क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के, माफ कीजिएगा, आपके राज्य छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी बेटे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। तो यानी कि आप देखिए आदिवासियों को साधने के लिए और प्रमोट कर रहे हैं लगातार। तो आपको क्या लगता है कि क्या आदिवासियों को साथ पाएंगे? इसी पे एक बात और आगे बढ़ाता हूं। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की है पीएम मोदी ने, आज उन्होंने बस्तर के जो दिग्गज नेता है बलीराम कश्यप जी, उनको याद किया और उन्होंने काफी पुरानी बातें को याद करते हुए बताया कि बलीराम कश्यप जी ने जो मेहनत की है, जो तपस्या की है, उसका परिणाम यह है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में आज भाजपा जो इतनी मजबूत है। और साथ ही उन्होंने एक बात और भी याद की कि बलीराम कश्यप जी के साथ वो बस्तर के शायद ऐसे कोई कोना नहीं होगा जहां वो दौरा नहीं किए हैं। यानी बस्तर के आदिवासियों को जो है इमोशनल तरीके से साधने के लिए उन्होंने बलीराम कश्यप जी को भी याद किया, क्योंकि बलीराम कश्यप जी वो चेहरे हैं, वो नेता रहे हैं जो बस्तर के दूर दराज इलाकों में भी जनसंघ के दरमियान जो भाजपा के कोर जो स्थापना पार्टी माने जा सकता है, जो भाजपा की जो नींव रखने वाली जो पार्टी थी जनसंघ, उस दरमियान से वो जुड़े हुए थे, जनसंघ के नेता कहे जाते हैं बलीराम कश्यप। और वो बलीराम कश्यप के साथ उन्होंने पुरानी बातों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र को उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे मुस्लिम लीग की झलक दिखती है। यानी समय समय पर उन्होंने एक और लोगों को साधते हुए दिखे और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर टारगेट करते हुए दिखे। यानी जो मोदी का जो भाषण था उसमें न केवल लोगों को साधने की बात कही, आदिवासियों के जो है डेवलपमेंट की बात, जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार भी लगातार करती रही है कि वो गांव तक बिजली, पानी, सड़क और जो है हॉस्पिटल जैसे तमाम चीजों को पहुंचाना चाहते हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को मूल धारा में जोड़ने की भी बात उन्होंने कही है। कहीं ना कहीं बस्तर में उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है और जो बस्तर की सीट जो उनके लिए चैलेंज बन गई है, लगता है बीजेपी जो है प्रदेश की 11 सीटों में बस्तर से शुरुआत करने का भी बड़ा कारण माना जा सकता है कि बस्तर की सीट बीजेपी के लिए विशेष महत्व रखती है। पूजा,
बिल्कुल, और 2 सीट जो है 11 में से 2 सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में है और इन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी का इस वक्त फोकस है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो 9 सीटें हैं जिसपे वो साल 2019 में जीत कर आए थे, वो सीटें अभी भी उनके जीत के खेमे में बरकरार है। और अब जो बची 2 सीटें हैं कोरबा और बस्तर की, उस पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कह दिया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम की लीग की झलक देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर एक बार फिर से जातिगत मुद्दा हम देख पा रहे हैं। तो बीजेपी जो है बस्तर सीट जो पहले बीजेपी के ही खेमे में था, बलीराम कश्यप के बाद उनके बेटे जीते। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपक बैज ने बीजेपी के खेमे से ये सीट अपने पाले में कर लिया और इस बार तो हालांकि दीपक बैज का टिकट काट दिया गया है। लेकिन कोंटा विधायक कवासी लखमा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है और आदिवासियों के बीच बहुत अच्छी पैठ उनकी है, तो कांग्रेस ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया और दीपक बैज की जगह कवासी लखमा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और उनके जो है विपक्ष में बीजेपी ने महेश कश्यप को यहां पर चुनावी रण में उतारा है। बता दें कि जो पहले फेज का चुनाव है वो बस्तर में होना है, 19 अप्रैल को यहां पर वोटिंग की जाएगी। यही कारण है कि जोर शोर से बीजेपी केवल इस सीट पर अपना दम दिखाती नजर आ रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस बार बस्तर सीट की ये जो लड़ाई है, जो घमासान मचा है, ये घमासान किसके फेवर में जाती है और किसे यहां से हार का स्वाद चखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस चुनावी चर्चा हमारे कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ, चुनावी मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।